नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, क्या आप आईटीआर फाइलिंग का सोच रहे हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, आज हम बताएंगे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आप आईटीआर कैसे फाइल करें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ती है। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी आपसे जानकारी मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर आपको कब कब फाइल करनी पड़ेगी और इसमें कौन कौन से फॉर्म्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि हु नीड्स टू फाइल आईटीआर। कौन कौन लोग हैं जो आईटीआर फाइल करने के लिए मैंडेटरी है। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर निकल जाती है तो दोस्तों आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब दोस्तों आपके पास दो रिजीम्स हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम है और न्यू टैक्स रिजीम में। दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए और दोस्तों जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपए। अगर आपकी इनकम इससे ऊपर निकल जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों अगला आता है आपके कितने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। दोस्तों इनकम टैक्स के हिसाब से 5 तरीके के हेड होते हैं जिसमें आपकी इनकम टैक्सेबल होती है। पहला आपका आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम और आपकी आती है अदर सोर्सेज की। थर्ड आता है दोस्तों अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है या आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है आपकी इनकम से, तब आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। चौथा दोस्तों आपका आता है अगर आप कोई इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो अब दोस्तों सपोज करिए आपका एफडी पे बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया था और फिर वो आपके पैन पे जमा कर दिया था। अगर आपको वो रिफंड चाहिए तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो इस केस में भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सपोज करिए आप कोई बिजनेसमैन है और आपका टीडीएस काट लिया आपके वेंडर ने, तो दोस्तों आप उसके केस में क्या करेंगे, अपना रिफंड लेने के लिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर रिफंड लेने के लिए भी अपना आईटीआर फाइल करना जरूरी है। पांचवा दोस्तों आपका आता है आपके अगर कोई भी फॉरेन एसेट्स है, आपका कोई बिजनेस बाहर चल रहा है या आप कोई नौकरी कर रहे हैं बाहर, वहां से पैसा क्या करते हैं आप इंडिया में भेजते हैं, या आपके कोई एसेट्स है, घर है आपका या कुछ रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों अगला आता है आपका अगर आपने 50 लाख से ज्यादा अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर दिए तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस 10 लाख से ऊपर कर दिए या बैंक में 2 लाख से ज्यादा का कैश जमा कर दिया, तब भी दोस्तों आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है और उसका डिक्लेरेशन प्रॉपर देना भी जरूरी है, वरना आपको इनकम टैक्स के नोटिस भी आ सकते हैं। अगली चीज है आपको आईटीआर का जो फॉर्म है वो सही तरीके से सिलेक्ट करना। जैसे कि मैंने आपको 5 हेड की इनकम बताई थी, अगर आपकी जो इनकम है वो रेस्पेक्टिव हेड में फॉल कर रही है और रेस्पेक्टिव फॉर्म में फॉल कर रही है तो आपको अपना सही फॉर्म चुनना भी जरूरी है। अब दोस्तों पहला फॉर्म है वो सिर्फ सैलरीड क्लास के लिए बना है, जो जिनकी इनकम 50 लाख तक है। अगर 50 लाख तक है तो उनको आईटीआर 1 फाइल करना जरूरी है। अगर उनकी कोई भी इनकम नहीं होती, सिर्फ सैलरी होती है और अदर सोर्सेज की इनकम होती है, सपोज करिए बैंक का इंटरेस्ट मिल गया, एफडी का इंटरेस्ट मिल गया, तो इनको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अब दोस्तों आईटीआर 2 है जिनकी सैलरी भी आती है या कैपिटल गेन है या कोई रेंटल इनकम भी हो रही है या अदर सोर्सेज की इनकम हो रही है, यानी कि बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है, उनके लिए आईटीआर फॉर्म 2 बना है। दोस्तों तीसरा फॉर्म जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है बिजनेस वालों के लिए भी और जो अपना नॉन बिजनेस वाले भी हैं। अगर आप अपना बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं या टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए आईटीआर 3 फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों मैं आपको आईटीआर 3 का एक एडवांटेज बता देता हूं। सपोज करिए आप आईटीआर 4 भर रहे हैं, उसमें क्या आपको 8 या 6% ही दिखाना होता है। 8% आपको दिखाना होता है कैश के मोड पे और आपको 6% दिखाना होता है अगर आपने बैंक में ट्रांजेक्शन किए हैं। तो अगर आप सपोज करिए 8 या 6% से नीचे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना आईटीआर 3 उनके केस में एप्लीकेबल रहेगा और उनके लिए भी फायदा रहेगा। चौथा आता है दोस्तों आपका फ्रीलांसर के लिए और प्रिजम्पटिव इनकम। सेक्शन 44 एडी वाले इसमें कवर होते हैं जो अपना टैक्स ऑडिट नहीं करवाते और अपनी इनकम 8 या 6% डिक्लेयर करके अपना चले जाते हैं। तो दोस्तों उनके लिए क्या बना है, सबसे सरल और सबसे इजी फॉर्म जो है वो आईटीआर 4 रहता है और आईटीआर 1 रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर आईटीआर फाइलिंग। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके आईटीआर फाइलिंग के लिए जरूरी रहते हैं जो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपके एप्लीकेबल होंगे। पहले दोस्तों पैन कार्ड तो आपका रहेगा, इससे ही आपका लॉगिन क्रिएट होगा। आधार कार्ड भी मैंडेटरी, आधार से पैन लिंक करना दोस्तों अब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, अगर नहीं किया तो अभी तक कर ले और 1000 रुपए की फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तीसरा दोस्तों आता है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, आपको फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर्स ले लेना है अगर आप एक सैलरी पेशा लोग हैं और 16A ले लेना है अगर आप अदर देन सैलरी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने फॉर्म 16 और फॉर्म 16 कलेक्ट करके रख लेना है। सैलरी वालों को दोस्तों 15 जून तक ये फॉर्म मिलेंगे और नॉन सैलरी वाले अदर देन सैलरी यानी कि 16A जो फॉर्म है उनको तो दोस्तों 3rd क्वार्टर तक के अभी तक फॉर्म मिल जाने चाहिए और 4th क्वार्टर के उनको 31 मई के बाद उनको जारी हो जाएंगे। चौथा आता है दोस्तों फॉर्म 26AS। अब दोस्तों आप अपना चेक कर लेंगे फॉर्म 26AS और
AIS दोनों चीजें आपको दोस्तों चेक कर लेनी है और अपने डेटा से मैचिंग कर लेना है, कितना आपका TDS कटा है और कितना जमा किया है, कितनी पेमेंट से आपका टैक्स काटा गया। तो दोस्तों वो आपको क्या कर लेना है, मैच कर लेना है, अपने AIS से पूरी ट्रांजेक्शंस को मिला लेना है, बैंक के FD चेक कर लेना है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शंस किए हैं तो वो भी आप चेक कर लेंगे, 26AS और अपना AIS चेक कर लेंगे और 26AS और AIS को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि आपकी जो इनकम है वो अच्छे से हो पाए। अगर आपको कोई भी इनकम सस्पिशियस लग रही है तो दोस्तों उसको रिपोर्ट करें और इनकम टैक्स को जरूर बताएं कि हमारे पैन कार्ड पे गलत इनकम रिपोर्ट हो रही है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेके उसको हटाने की कोशिश करेगा और आपसे डिटेल्स भी मांगेगा। दोस्तों पांचवा आता है आपका बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका कोई इंटरेस्ट आ रहा है और कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन आ रही है जो आपको नहीं पता और आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका रहता है ITR फाइल करने के लिए बैंक का स्टेटमेंट। दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली यही करते हैं, बैंक स्टेटमेंट जरूर SSC से मंगवाते हैं, उसके बाद ही उनका ITR फाइल करते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम वाले हैं तो दोस्तों आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ रख लेना है। 80C में जो डिडक्शन ले रहे हैं, 80D वाले भी हैं और 80GG वाले भी हैं और 80GGC में जो डिडक्शन ले रहे हैं वो भी हैं। सबको अपना इन्वेस्टमेंट का प्रूफ अपने पास रख लेना है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 के अंदर इंक्वायरी होती है तो आपसे ये प्रूफ मांगे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रूफ पहले से आप अपना ले ले और अपने एम्प्लॉयर को भी दे दे, जिससे कि आपका जो TDS कटने वाला था वो दोस्तों ना कटे और आपका अच्छे से टैक्स प्लानिंग हो पाए। सातवां आता है दोस्तों, ये भी ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए, अगर आपने कोई भी होम लोन लिया है तो दोस्तों उसका होम लोन का आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम, अगर आपने घर को किराए पे दे रखा है और वो आपका लोन पे चल रहा है तो दोस्तों उसका आपका इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों प्रूफ आपको ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के लिए ही कलेक्ट करके रख लेने हैं। आठवां आता है दोस्तों आपका कैपिटल गेन स्टेटमेंट। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी लेन देन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने कैपिटल गेन के स्टेटमेंट्स रख लेना है। या प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको सेल डीड्स वगैरह रख लेनी है। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो अपने ब्रोकर से अपना स्टेटमेंट मंगा लेंगे। म्यूचुअल फंड का भी उसमें आ जाता है। अगर आप या आप अपना FNO में भी करते हैं तो वहां से भी आप अपना स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। दोस्तों अगला आता है आपका रेंटल इनकम डॉक्यूमेंट। दोस्तों सपोज करिए आपकी प्रॉपर्टी कोई रेंट पे चल रही है तो दोस्तों आपको क्या कर लेना है, अपना रेंट एग्रीमेंट अपने किराएदार से बनवा लेना है, या 11 महीने का बनता है, जैसा भी आपके स्टेट में एप्लीकेबल है उसके हिसाब से अपने रेंट एग्रीमेंट को अपडेट कर ले हर साल। क्योंकि दोस्तों इंक्वायरी होगी तो क्या होगा, आपसे रेंट का एग्रीमेंट मांगा जाएगा और किराएदार क्या कर रहा है आजकल अपना HRA क्लेम करने के लिए डिडक्शंस वगैरह ले रहे हैं। तो अगर आप अपना ITR में अगर उसका किराया 50,000 से ज्यादा निकल जाता है साल का तो दोस्तों उसको TDS काटना जरूरी है। इसके केस में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था तो वहां से आप देख सकते हैं। अब यह है कि रेंटल इनकम पे आपको सावधान रहना है और HRA भी क्लेम हो रहा है तो इसके केस में आपके ऊपर भी ये आ सकता है। 10वां आता है दोस्तों बिजनेस इनकम के रिकॉर्ड। दोस्तों अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उसका भी आप रिकॉर्ड अच्छे से रखेंगे। जो भी आपके खर्चे हैं उनका भी रिकॉर्ड अच्छे से आपको रखना है, जिससे कि आप अपना टैक्स ऑडिट कराते हैं और वो खर्चे आपको अपने ITR फाइलिंग में काम आएंगे, जिससे कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर अपडेट कर लीजिए, अपने बैंक को रिको कर लीजिए और अपने GSTR 3B, 2B और 2A सबको रिकंसाइल करके रख लीजिए, जिससे कि आपको बाद में ऑडिट के टाइम पे दिक्कत ना आए। तो दोस्तों अभी से ये काम करके रख लेंगे तो आपको ITR फाइल करते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इंपॉर्टेंट डेडलाइंस। दोस्तों अब आपके ITR फाइलिंग के जो डेडलाइंस है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब सैलरी क्लास में और नॉन ऑडिट केस में है आपका 31 जुलाई 2025। इससे पहले आपको अपना ITR फाइल कर देना है। उसके बाद जो होगा आपका बिलेटेड रिटर्न और अपना रिवाइज रिटर्न भी कर सकते हैं 31 दिसंबर 2025 तक। अगर दोस्तों बिलेटेड फाइल करेंगे तो आपके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी लग सकती है अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है। अगर मैं ओल्ड रिजीम की बात कर रहा हूँ और 5 लाख से ऊपर निकल जाएंगे तो दोस्तों आपके ऊपर 5000 रुपए की पेनल्टी है। करेंगे तो दोस्तों आपकी 1000 रुपए तक की आपके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल हो सकती है। अब दोस्तों बिजनेस की बात कर लेते हैं। जिनका टैक्स ऑडिट हो रहा है तो उनके 31 अक्टूबर 2025 तक उनको अपना ITR फाइल कर देना है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उनको 30 सितंबर 2025 तक अपलोड कर देना है। लास्ट आता है दोस्तों, अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट करते हैं सेक्शन 92E के अंदर तो दोस्तों आपका जो ITR फाइलिंग डेट है वो 30 नवंबर हो जाएगा। तो दोस्तों इन डेडलाइंस का आपको पालन करना है और अपने ITR को अच्छे से दाखिल कर लेना है। दोस्तों अगर आप अपना ITR समय पर और सही तरीके से दाखिल करते हैं तो आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप इंटरेस्ट और पेनल्टी से भी बचे रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों हमारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल करके जरूर अपना पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।